इस बंदे की किस्मत शायद पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जॉब इंटरव्यू देने गया था, लेकिन वहां उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड करने की धमकी दे दी और बोला कि वह इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगा। लगता है अब इस कमरे में बेरोजगार लोगों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला था। लेकिन असली बदलकिस्मती तो ऑफिस से बाहर निकलते ही शुरू हुई। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आया, उसका पैर सीधा च्युइंग गम पर पड़ गया। वह अभी शिकायत करने के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने सामने से पानी उड़ाकर उसका पूरा चेहरा भिगो दिया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी किस्मत और भी उसका मजाक बना रही थी। जैसे ही उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई, वह खिड़की के पास गया। वहां उसने देखा कि कुछ बेघर लोग दोबारा उसकी खिड़की के नीचे गंदगी करके गए थे। भाई, सच में अब तो इस बंदे पर तरस आने लगा था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आया, लेकिन उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि उसके अंकल ने अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए थे जो उन्होंने उसे उधार लिए थे। फिर भी वह अपनी माँ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए धीरे धीरे शांत हो गया। असली चिंता ये थी कि उसकी माँ अस्पताल में थी और उसके इलाज के बिल लगातार बढ़ते जा रहे थे। आज का दिन वैसे ही पूरी तरह बर्बाद था, इसलिए उसने सोचा कि छत पर जाकर एक सिगरेट पी लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने सिगरेट जलाई, बारिश शुरू हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता था। गुस्से में उसने लाइटर दूर फेंक दिया और आसमान की तरफ देखकर अपनी सारी भड़ास निकालने लगा। वह अपनी जिंदगी को लेकर इतना परेशान था कि उसने भगवान को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भगवान सच में मौजूद है या नहीं। उसका बस एक ही सवाल था, मैं कब तक जानवरों की तरह ये जिंदगी जीता रहूंगा। और फिर आसमान से उसकी शिकायत का जवाब आ गया। एक तेज बिजली सीधे उसके ऊपर आ गिरी। बेचारा वहीं खत्म हो गया। कहते हैं ना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन मरने के आखिरी पलों में भी उसके दिमाग में अपनी माँ ही थी। उसे बस यही चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा। फिर अचानक उसकी आंखें दोबारा खुल गईं। वह जिंदा था। लेकिन यह मुमकिन कैसे था? बिजली गिरने के बाद लोग अक्सर मर जाते हैं या फिर गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बंदे के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। तभी उसके सामने हवा में एक अजीब सा होलोग्राफिक मैसेज दिखाई दिया, बिल्कुल किसी गेम की सिस्टम विंडो की तरह। वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। स्क्रीन पर लिखा था, भर्ती सूचना, देवता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई की किस्मत ने आखिरकार यू टर्न ले लिया था। जो बंदा अभी तक बेरोजगार घूम रहा था, अब उसे देवताओं के लिए नौकरी का ऑफर मिल रहा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अब बदले का समय शुरू होने वाला था। घर लौटने के बाद उसने कपड़े बदले और फर्श पर बैठकर सोचने लगा कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है। उसके दिमाग में बार बार वही घटना घूम रही थी। उसने भगवान को गालियां दी, उस पर बिजली गिरी, और फिर भी वे पूरी तरह ठीक था। सबसे अजीब बात तो यह थी कि अब उसके सामने एक तैरता हुआ होलोग्राफिक मैसेज भी मौजूद था। ऐसा किसी सामान्य इंसान के साथ नहीं हो सकता था। उसने सोचा कि शायद बिजली गिरने की वजह से उसके अंदर कोई खास टैलेंट जाग गया है। आखिर ये सब बिजली गिरने के तुरंत बाद ही तो शुरू हुआ था। इसलिए उसने सिस्टम को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने आवाज से स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। होलोग्राम वैसे का वैसा ही रहा। उसने दोबारा सोचा और स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक दिलचस्प बात समझ आई। ये विंडो किसी सामान्य स्टेटस स्क्रीन से ज्यादा एक पार्ट टाइम जॉब लिस्ट जैसी दिखाई दे रही थी। और पार्ट टाइम जॉब्स के मामले में तो वो बंदा पहले से ही एक्सपर्ट था। जैसे ही उसने ये बात कही, होलोग्राम अचानक एक्टिव हो गया। स्क्रीन बदल गई और उसके सामने एक ग्लोब के साथ कई सारी जानकारियां दिखाई देने लगीं। अब ये पूरी तरह साफ था, ये एक जॉब बोर्ड था। वह हल्का सा हंस पड़ा। उसकी पूरी जिंदगी छोटी मोटी नौकरियां करते हुए निकल गई थी, और जागृति के बाद भी उसकी किस्मत ने उसे एक और नौकरी ही दे दी। फिर भी उसने सोचा, चलो इसे एक मौका ही समझ लेते हैं। वैसे भी उसके पास खोने के लिए अब कुछ खास बचा नहीं था। जॉब बोर्ड देखते हुए उसे पता चला कि देवता इंसानों को पार्ट टाइम नौकरियां ऑफर कर रहे थे। उसने एक नौकरी चुनने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने तुरंत मना कर दिया। कारण था, पर्याप्त दिव्यता नहीं है। वो हैरान रह गया। दिव्यता? सिस्टम ने समझाया कि देवताओं की दुनिया में दिव्यता उनकी शक्ति को मापने का एक पैमाना है। ये सुनकर उसका मूड और खराब हो गया। उसके पास पहले से ही कोई खास टैलेंट नहीं था, और अब दिव्यता भी चाहिए थी। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये उतना खतरनाक नहीं है। हो सकता है यही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका हो। इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला कर लिया। लड़का एक एक करके सभी विकल्प देखने लगा। किसी काम के लिए असाधारण शक्ति चाहिए थी, तो किसी के लिए दिव्यता का बहुत ऊंचा स्तर। कुछ नौकरियां ऐसी थीं जिन्हें देखकर ही उसे समझ आ जाता था कि वह उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा सिस्टम मिला है, और यहां भी मेरी औकात सबसे नीचे है।
फिर उसने एक अलग तरीके से खोजने का फैसला किया। उसने ऐसी नौकरी ढूंढनी शुरू की जिसमें दिव्यता की जरूरत ना हो। काफी देर तक विकल्प देखने के बाद आखिरकार उसकी नजर एक नौकरी पर जाकर रुक गई। डंगोने निर्माण। वह कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रहा। डंगोनन बनाना। उसने नौकरी की पूरी जानकारी खोल दी। नौकरी देने वाले का नाम देखकर वह चौंक गया। थॉर। अब उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। विवरण में लिखा था कि उसे एक ऐसे डंगो नन के निर्माण में मदद करनी होगी जहां भविष्य में इंसानों को अलग अलग परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लड़का धीरे धीरे समझने लगा कि ये वही डंगो नन हैं जिनके अंदर जागृत इंसान जाकर राक्षसों से लड़ते हैं, अपनी क्षमताओं को परखते हैं और खतरनाक परीक्षाएं पूरी करते हैं। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में अटक गया। अगर ये डंगोन इंसानों के लिए बनाए जाते हैं तो इन्हें बनाता कौन है? अब जवाब उसके सामने था। देवता। यानी जिन जगहों पर इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर शक्ति हासिल करने जाते हैं, उन जगहों को बनाने का काम भी किसी की नौकरी है। और इस समय उस नौकरी के लिए भर्ती हो रहा था एक साधारण इंसान। वह भुगतान की जानकारी देखने लगा। वहां एक ऐसी मुद्रा का नाम लिखा था जिसके बारे में उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। वह सिर खुजाते हुए बोला, ये पैसा है या कोई और मुसीबत? उसे भुगतान की व्यवस्था समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं समझी। आखिर उसे पहली बार कोई ऐसा मौका मिला था जिसमें उसकी दिव्यता की कमी बाधा नहीं बन रही थी। उसने तुरंत नौकरी स्वीकार कर ली और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। उसके आसपास की दुनिया एक पल में गायब हो गई। अगले ही पल वह एक बिल्कुल अनजान जगह पर खड़ा था। एक भयानक जानवर उसकी तरफ झपटा। वह किसी बड़े कुत्ते जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर कहीं ज्यादा विशाल और डरावना था। उसके नुकीले दांत सीधे लड़के की तरफ बढ़े। लड़के का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके पास लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कोई ऐसी शक्ति भी नहीं थी जिससे वह उस राक्षस का मुकाबला कर सके। वह बस वहीं जम गया। अगले ही पल उसे लगा कि यह जानवर उसे फाड़ डालेगा, और उसके बाद एक विशाल हाथ ने उस राक्षस को गर्दन से पकड़ लिया। राक्षस हवा में तड़पने लगा। जिस प्राणी को देखकर लड़के की हालत खराब हो गई थी, वह अब किसी छोटे जानवर की तरह एक ताकतवर आदमी के हाथ में झूल रहा था। उस आदमी ने बिना किसी मेहनत के उसे रोक रखा था। फिर उसने गरजते हुए कहा, शांत हो जाओ। राक्षस तुरंत शांत हो गया। लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने लाल बालों वाला एक बेहद विशाल आदमी खड़ा था। उसकी मौजूदगी मात्र से ही ऐसा दबाव महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास की हवा भारी हो गई हो। वह आदमी लड़के की तरफ मुड़ा। तुम ही नए पार्ट टाइम कर्मचारी हो? लड़के ने घबराकर सिर हिलाया। वह आदमी मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम ही हो? फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं थॉर हूं, ऑडिन का पुत्र और उत्तरी यूरोप का वज्र देवता। लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। थॉर, जिस नाम को उसने सिर्फ कहानियों और पौराणिक कथाओं में सुना था, वही आदमी इस समय उसके सामने खड़ा था। थॉर ने आगे कहा, शायद तुमने मेरे बारे में पहले सुना होगा, मैं काफी प्रसिद्ध हूं। लड़का मन ही मन बोला, काफी प्रसिद्ध? भाई, तुम्हें कौन नहीं जानता? लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। थॉर ने पकड़े हुए राक्षस को एक तरफ फेंक दिया और फिर लड़के के कपड़े पकड़कर उसे आगे चलने का इशारा किया। चलो, रास्ते में बात करते हैं। लड़का उसके साथ चलने लगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। उसने चुपके से थॉर को देखा। उसकी कमर के पास एक विशाल हथौड़ा लटका हुआ था। उसे देखते ही लड़के के दिमाग में एक ही नाम आया, म्योल्निर। वह पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचने लगा, अगर ये सच में म्योल्निर है तो मैं किस दुनिया में आ गया हूं? तभी थॉर ने उसकी तरफ देखा। तुम एशिया के किसी देवता हो, है ना? लड़का एकदम रुक गया। अब उसके पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। थॉर उसे इंसान नहीं, देवता समझ रहा था, और आसपास नजर डालने पर उसे एहसास हुआ कि वह सच में इस जगह का अकेला इंसान था। हर तरफ अजीब जीव और गैर मानवीय प्राणी दिखाई दे रहे थे। अगर उसने सच बता दिया कि वह एक सामान्य इंसान है, तो शायद उसकी हालत उसी राक्षस से भी खराब हो सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया, सच बोलना अभी सही नहीं होगा। थॉर ने लड़के को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा इंसानों की दुनिया से काफी गहरा संबंध लगता है। लड़के ने तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखा। वास्तव में उसके कपड़े उसकी असली पहचान बता रहे थे। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर तुरंत एक कहानी बना ली। उसने कहा कि वह अक्सर इंसानों के बीच घूमता रहता है ताकि उनकी जिंदगी और जरूरतों को समझ सके। थॉर को उसका जवाब पसंद आया। इसका मतलब तुम इंसानों की सच में परवाह करते हो? लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अंदर से वह सोच रहा था, बस भाई, ज्यादा सवाल मत पूछना, मेरा पूरा राज खुल जाएगा। लेकिन थॉर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, एक बात है, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है वह आसान नहीं है। लड़के ने उसकी तरफ देखा। क्यों? थॉर ने बताया कि जिस जगह वे जा रहे हैं वहां इंसानों के लिए एक बड़ा परीक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है।
लड़का घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। मैं संभाल लूंगा। थॉर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद थॉर ने पूछा, क्या तुमने मिनोटॉर की भूल भुलैया के बारे में सुना है? लड़के ने तुरंत कहा, हाँ सुना है। थॉर मुस्कुराया। तो फिर तुम्हारे लिए ये काम थोड़ा आसान रहेगा। लड़का समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी सारी उलझन दूर हो गई। उसके सामने एक ऐसी विशाल संरचना दिखाई दी जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक विशाल भूल भुलैया का निर्माण चल रहा था। चट्टानों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे थे। कहीं दीवारें खड़ी की जा रही थीं, तो कहीं बड़े बड़े दरवाजे लगाए जा रहे थे। और हर तरफ ऐसे जीव काम कर रहे थे जिन्हें देखकर लड़के को लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि किसी पौराणिक कहानी के अंदर आ गया है। थॉर ने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। यही वह डंगोन है। लड़का हैरानी से उसे देखने लगा। और मुझे इसमें काम करना है। थॉर ने हाँ में सिर हिलाया। अब लड़का समझ गया कि उसकी नई नौकरी सच में शुरू हो चुकी थी। उसने बाकी कर्मचारियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह आसपास की चीजों को देखकर इतना हैरान था कि उसका ध्यान बार बार काम से हट जाता। तभी उसकी नजर एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर एक भयानक मिनोटॉर की आकृति खुदी हुई थी। उसकी सींगें इतनी बड़ी थीं कि दूर से ही वह डरावना लग रहा था। लड़का उसे घूरता रह गया। तभी पीछे से किसी कर्मचारी की आवाज आई, अरे काम छोड़कर क्या देख रहे हो, जल्दी करो। लड़का चौंक गया। हाँ हाँ आ रहा हूं। वह तुरंत अपने काम में लग गया। वह एक गहरे गड्ढे से बाहर आया और बाकी लोगों की तरह पत्थर उठाने लगा। काम कठिन था, लेकिन लड़के के लिए मेहनत कोई नई बात नहीं थी। उसने जिंदगी में छोटी बड़ी कई नौकरियां की थीं, इसलिए वह बिना शिकायत किए लगातार काम करता रहा। उसकी मेहनत देखकर उसका सुपरवाइजर भी प्रभावित हो गया। वह एक विशाल लाल रंग का ऑगर था। उसने लड़के को देखते हुए कहा, तुम बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बस ध्यान रखना किसी गड्ढे में गिर मत जाना। लड़का हंस पड़ा। अगर गिर गया तो बॉस मुझे बचा लेना। ऑगर ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दिन भर की मेहनत के बाद आखिरकार काम खत्म हुआ। ऑगर ने आवाज लगाई, आज के लिए इतना ही, सब लोग आराम करो। लड़के ने राहत की सांस ली। काफी देर से काम करने के बाद उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। ऑगर ने उससे पूछा, काम कैसा लगा? लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, साधारण काम है, मैं पहले भी ऐसे काम करता रहा हूं। ऑगर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाकी लोग देवताओं की दुनिया के निवासी थे, जबकि यह लड़का इतनी आसानी से कठिन शारीरिक काम कर रहा था। ओगर ने बताया कि इस हिस्से का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, अब उन्हें अगले हिस्से में जाना होगा। उसने लड़के को एक गाड़ी में बैठकर आराम करने को कहा। रात का समय था। गाड़ी धीरे धीरे डंगोन के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। केवल कुछ मशालें रास्ते को रोशन कर रही थीं। इसी दौरान ओगर ने बातचीत शुरू की। क्या एशिया के सभी देवता तुम्हारी तरह इतने मेहनती होते हैं? लड़का थोड़ा मुस्कुराया। नहीं, हर व्यक्ति अलग होता है। ओगर ने कहा, लोग तुम्हारी मेहनत की काफी तारीफ कर रहे हैं। लड़के ने बात हंसी में टाल दी। लोग शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अचानक ओगर ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा, अब इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। लड़के ने बाहर देखा। सामने रास्ता और भी सकरा हो गया था। ओगर ने उस जानवर की तरफ इशारा किया जो गाड़ी खींच रहा था। इसे आगे ले गए तो आसपास के सारे जाल सक्रिय हो सकते हैं। लड़का समझ गया। अब सामान उठाकर पैदल जाना होगा। उसने एक बड़ा डिब्बा उठाया। उसका पैर एक खास जगह पर पड़ने ही वाला था। ओगर ने अचानक जोर से आवाज लगाई, रुको। लड़का वहीं जम गया। उसने नीचे देखा। उसके पैर से कुछ ही इंच दूर जमीन पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। ओवर ने आगे बढ़कर उस निशान की तरफ इशारा किया। इसे देख रहे हो? लड़के ने सिर हिलाया। ओवर ने बताया, ये एक जाल का निशान है। इसे ट्रैप रून कहते हैं। अगर तुमने इस पर पैर रख दिया होता तो पता नहीं क्या होता। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से चलने लगा। ओगर ने आसपास की जमीन की तरफ इशारा किया। यहां सिर्फ एक नहीं, कई जाल हैं। अब लड़के ने ध्यान से देखा। कहीं जमीन पर छोटे निशान थे, कहीं दीवार के पास अजीब चिन्ह बने थे, और कुछ जगहों पर तो जाल इतने छिपे हुए थे कि सामान्य इंसान उन्हें कभी नहीं पहचान सकता था। लड़का सोचने लगा कि अगर और उसके साथ नहीं होता तो वह अब तक कम से कम एक जाल जरूर सक्रिय कर चुका होता। ओगर ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि यह शायद उसका पहला डंगोनन निर्माण का अनुभव है। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे सीखने का मौका समझो। लड़के ने ध्यान से उसकी बात सुनी और ने आगे समझाना शुरू किया।
उसने बताया कि इस दुनिया में ऊंचे स्तर के देवता सीधे इंसानों को अलग अलग परीक्षाओं में भेजते हैं, लेकिन हर देवता को ऐसा करने की अनुमति नहीं होती। कम स्तर के देवताओं को सीधे इंसानों के परीक्षणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वे दूसरे काम संभालते हैं, जैसे डंगोवन बनाना, जाल तैयार करना, रास्ते बनाना, राक्षसों के लिए जगह तैयार करना और आने वाले इंसानों की परीक्षा के लिए पूरा वातावरण तैयार करना। लड़का ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए ये पूरी जानकारी किसी नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। उसने पूछा, मतलब इंसानों को जो डंगोन दिखाई देते हैं उनके पीछे इतना बड़ा सिस्टम काम करता है? ओगर ने कहा, बिल्कुल। फिर उसने बताया कि इस काम की कभी कमी नहीं होती। नए डंगोन लगातार बनाए जाते हैं, कुछ पुराने डंगोन खत्म हो जाते हैं, कुछ नए इलाकों में तैयार किए जाते हैं और हर डंगोन को बनाने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत होती है। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो समझता था डंगोन अपने आप बनते होंगे। अब उसे एहसास हो रहा था कि इंसानों की दुनिया में दिखाई देने वाली हर रहस्यमय चीज के पीछे शायद किसी न किसी का काम छिपा हुआ है। ओवर ने उसकी हैरानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने आगे कहा, चलो, जिस हॉल पर हम पहले काम कर रहे थे वह अब तक पूरा हो चुका होगा। दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे एक विशाल रास्ते से होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। लड़का अंदर कदम रखते ही रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले तक वहां सिर्फ कच्ची चट्टानें थीं, लेकिन अब वही जगह एक विशाल हॉल में बदल चुकी थी। दीवारें पूरी तरह तैयार थीं, ऊंची छत, मजबूत फर्श, चारों तरफ विशाल पत्थर के खंभे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे महीनों नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में बना दिया हो। लड़के को विश्वास ही नहीं हुआ। हॉल इतना बड़ा था कि उसमें कई विशाल प्राणी आसानी से घूम सकते थे। लड़के ने सोचा, आखिर ऐसा कौन सा राक्षस यहाँ आने वाला है जिसके लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए? वह अपने सवाल का जवाब खोज ही रहा था कि ओगर ने उन्हें सामान नीचे रखने को कहा। दोनों ने डिब्बे जमीन पर रख दिए। लड़का थक चुका था, लेकिन उसकी नजर अभी भी पूरे हॉल पर थी। तभी ओगर ने उसे बताया, अब ध्यान से सुनो। लड़का उसकी तरफ मुड़ा। ओगर ने कहा, यह जगह इंसानों के लिए पहला परीक्षण क्षेत्र होगी। लड़का चौंक गया। पहला परीक्षण? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस चीज को देख रहा है। देखने में तो वह एक ओवल स्टोन जैसा लग रहा था, लेकिन ऑगर ने बताया कि असल में वो एक एग है जो हेच होकर एक वेनमस स्पाइडर में बदल जाएगा। उसने समझाया कि यहाँ स्पाइडर्स को छोड़ने से ह्यूमंस के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी और गॉड्स को डंजियन पूरा करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। इसके बाद उसने एक और बॉक्स चेक किया। अंदर देखते ही वह चौंक गया और पूछने लगा कि इसमें किस तरह का मॉन्स्टर है। ओग्र ने बताया कि वे एक लिजर्ड मैन है। डैनियाक ने देखा कि उस क्रिएचर की गर्दन का कुछ हिस्सा सी थ्रू है। ये देखकर वह फैसिनेटेड हो गया और उसने पूछा कि ऐसा क्यों है। ऑग्र ने उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि लिजर्ड मैन अभी पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं हुआ था। यू ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर बॉस ने उसे फॉलो करने को कहा और दोनों अगले हॉल की तरफ बढ़ गए। आगे जाकर ऑग्र ने बताया कि यह सेक्शन गोब्लिन एम्बश जॉन है। उसने कहा कि अगर ह्यूमंस यहां तक पहुंच गए तो वे डंजियन के एंड के लगभग पहुंच चुके होंगे। यू ने देखा कि यह एरिया काफी डैम्प लग रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई और वह बुरी तरह चौंक गया। जब उसने उधर देखा तो जो चीज उसने देखी उससे वह पूरी तरह स्टन्ड रह गया। यू ने रॉक्स के बीच छिपे एक बहुत बड़े लॉन्ग हेयर्ड क्रिएचर को देखा। गोब्लिन जैसा दिखने वाला वह बीस्ट आंखें बंद करके आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यू को देखा वह जाग गया और अचानक सेवज हो गया। जब डेमियाक ने उस जायंट मॉन्स्टर को अपनी तरफ दौड़ते देखा तो वह सिर्फ चीख ही सका। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया, लेकिन तभी वह ग्रीन क्रिएचर जोर जोर से हंसने लगा। इससे डेमियाक और भी कंफ्यूज्ड हो गया। ओग्र भी हंसा और उसे बताया कि वह बेकार में डर गया था। क्या जोक मारा भाई। Woo! ये गोब्लिन्स अभी भी तैयार किए जा रहे थे, इसलिए फिलहाल वे उसे हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बार डंजन पूरा हो जाने के बाद चीज बदल जाएगी। ये क्रीचर्स जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और ट्रिकी हैं और ह्यूमंस को इनसे काफी परेशानी होगी। अपने साथ हुए इस मजाक से अनॉयड होकर यूं बड़बड़ाया कि ये सच में कुछ अलग ही है। दोनों उस जायंट गेट तक पहुंच गए जिसे यू ने पहले देखा था। ऑगर ने बताया कि वे लैबिंथ के एंड तक पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस के सामने खड़े होकर ऑगर ने यू के गैस को कंफर्म किया। ये फाइनल बॉस रूम था जहां माइटी मिनाटर चीफ रहता था। लेकिन तभी थोर वहां आ गया। वह हंसते हुए माउंटेन गॉड का ग्रीटिंग करने लगा। यू और ऑगर ने जल्दी से बों किया। थॉर ने कहा कि उसने डैनियाक की बहुत प्राइस सुनी है। फिर उसने पूछा कि वर्क कैसा रहा और डानक ने कहा कि सब अच्छा रहा।
डम्बियाक ने सेटअप की प्राइस की तो थॉर ने मजाक करते हुए कहा कि लड़का ठीक ठीक जानता है कि क्या बोलना है। फिर उसने पूछा कि क्या सारे मॉन्स्टर्स प्लेस कर दिए गए हैं। ऑगर ने बताया कि हाँ, सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी है। थॉर खुश हुआ कि सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर थॉर ने अपनी वेस्ट से मुजोलनर निकाला और कहा कि अब जब वे फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो लो रैंकिंग गॉड्स क्लॉक आउट करके रेस्ट कर सकते हैं। यू हैमर से निकल रही लाइटनिंग को देखकर फ्रीज हो गया और उसने पूछा कि थोर अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। थॉर ने उसके डर को इग्नोर किया और माउंटेन गॉड से कहा कि उसने अच्छा काम किया है। उसने ये भी कहा कि अगर वे दोबारा मिले तो वह एशियन डंजन्स के बारे में और सुनना चाहता है। डैमी को गुड बाय कहने के बाद थॉर ने अचानक यू को हैमर से मार दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे वर्ल्ड्स के बीच की किसी वॉल से फेंककर कहीं और लॉन्च कर दिया गया हो। शेकन होकर यू सिकुड़ कर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद वह मर गया है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि थॉर ने उसे मारा नहीं था तो उसने आसपास देखना शुरू किया और पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। जब उसने देखा कि वह वापस अपने घर में है तो उसे राहत मिली। थॉर का शिफ्ट खत्म करने का तरीका बस थोड़ा क्रेजी था और यू को लगा था कि उसका सीक्रेट एक्सपोज्ड हो गया। अपने हाथ को देखते हुए उसने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ हुआ वह सब रियल लगा था। इसका मतलब यह कोई हेलुसिनेशन या ड्रीम नहीं था, वह सच में अवेकन हुआ था। और खुशी के मारे उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। लेकिन एक सेकंड बाद यू सच में रो पड़ा। आखिरकार उसे वह मिल गया था जो वह सालों से चाहता था। तभी सिस्टम सामने आया और बताया कि उसका पेमेंट डिलीवर हो चुका है। यह मैसेज देखते ही उसकी एक्साइटमेंट रूफ पर पहुंच गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह होलोग्राफिक स्क्रीन पर टैप करने लगा ताकि देख सके कि उसे क्या मिला है। तभी डिस्प्ले अपने आप बदल गया और अनाउंस हुआ कि गॉड्स शॉप लोडिंग हो रहा है। यू उस चीज को देखकर स्टंड रह गया जो उसके सामने दिखाई दी। शॉप में ऑर्डेंस स्पीयर जैसी चीजें थीं जो कभी मिस नहीं करती थीं। वहां नेमियन लायंस आर्मर था और यहां तक कि फ्रियाज नेकलेस भी था जो किसी को डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने देता था। ये सभी चीजें इंसैनली पावरफुल थीं और यू ये देखकर स्पीचलेस था कि यह शॉप सच में इन्हें सेल करती है। वहां पावर्स भी थीं जैसे थॉर्स लाइटनिंग और एजस फायर, साथ ही एयर्स पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। ये सब देखकर यू सोचने लगा कि अगर वह ये सब खरीद ले तो वह क्या बन सकता है। उसके दिमाग में वह एक ह्यूमन बॉडी में गॉड जैसा बन जाता, इतना स्ट्रांग कि हर कोई उसकी एडमायर करे। लेकिन रियलिटी जल्दी ही सामने आ गई। अभी वो वही वीक नो बॉडी था जिसे लोग इग्नोर कर देते थे। इसलिए उसने अपनी फिस्ट्स भींची और कसम खाई उसकी लाइफ आज से बदलने वाली थी। लेकिन तभी उसकी होप टूट गई क्योंकि परचेज में एक प्रॉब्लम थी। ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो गया। सबसे चीपेस्ट आइटम या पावर की कीमत 70,000 थॉर्स थी और उसके पास उसके आसपास भी इतना पैसा नहीं था। जो मनी उसे मिली थी उसी का इस्तेमाल करके यू ने शॉप को खंगालना शुरू किया कि आखिर वो क्या अफोर्ड कर सकता है। तभी उसे गॉड शॉप में हाई रैंकिंग टैलेंट सेल के लिए दिखाई दिए। डैम्बियो की आंखें चमक उठीं। अगर एक को बाय करने से उसे वो पावर मिल सकती थी जो वो हमेशा चाहता था तो ये लगभग टू गुड टू बी ट्रू था। फिर भी उसने अपने मेल्स बाइट किए और खुद से कहा कि ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस थी, इसलिए एक्साइटेड होने से पहले उसने वही चेक की और शॉकिंगली एक एसएस रैंक टैलेंट की कीमत सिर्फ 12 थॉर्स थी। उसी शॉप में जहां 70,000 से ज्यादा कीमत वाले आइटम्स मौजूद थे वहां ये टैलेंट इतनी सस्ती थी। कमेंट्स पढ़ते हुए यू को समझ आया कि सेक्रेड गॉड्स टैलेंट्स को इसलिए लुक डाउन करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही पावर्स हैं। इसी वजह से कोई उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देता। ये बात डैम्बियो को अनॉय कर गई। उसने सोचा कि एसएस रैंक टैलेंट को कोई मियर नॉनसेंस कैसे कह सकता है। इस लेवल की एबिलिटीज इनक्रेडिबल थीं। वो अपनी पसंद के टैलेंट्स ब्राउज करने लगा और तभी उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज वापस आने लगीं। बचपन से ही उसे स्वॉर्ड्स बहुत पसंद थीं, इसलिए बिना हेजिटेट किए यू ने स्क्रीन पर टैप किया और एसएस रैंक स्वॉर्ड टैलेंट बाय कर लिया। जैसे ही उसे टैलेंट मिला उसके पूरे बॉडी में एक ऑरा चलने लगी और सिस्टम ने एक और प्रोसेस शुरू कर दिया। अपने ग्लोइंग गोल्डन हैंड्स को देखते हुए यू को एहसास हुआ कि ये काम कर गया। उसे याद आया कि सिर्फ एक एफ रैंक टैलेंट पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एस रैंक टैलेंट इतनी आसानी से मिल सकता है। फिर सिस्टम ने यू को उसकी फर्स्ट शॉप परचेज के लिए रिवॉर्ड दिया और एक स्पेशल इवेंट की वजह से वो उसी रैंक का एक और टैलेंट क्लेम कर सकता था। डैम्बियो को यकीन ही नहीं हुआ और वो फिर से रोने लगा। उसे अपना ड्रीम एक ही पल में मिल गया था।
यू ने एक बहुत बड़ी लिस्ट में सर्च करना शुरू किया और अपने लिए एक एसएस रैंक कॉम्बैट टैलेंट चुन लिया। उसे चूज करने के बाद वो उछलने लगा और गॉड को थैंक करने लगा कि आखिरकार उसे रियल पावर मिल गई। लेकिन तभी उसकी विजन ब्लर होने लगी और उसे तेज डिजीनेस महसूस हुई। वो फ्लोर पर गिर गया और सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे जैसे पेन उसके पूरे बॉडी में फैलने लगा, सिस्टम ने बताया कि वो उसके बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसका बॉडी इतना वीक था कि वो उन टैलेंट्स को उसी हालत में हैंडल नहीं कर सकता था। उसके पूरे बॉडी में वेन्स उभर आईं और उसकी फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव होने लगी। मसल पावर से लेकर लंग कैपेसिटी तक सब कुछ बढ़ रहा था। आखिरकार सिस्टम ने बताया कि रीइंफोर्समेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेन इतना ज्यादा था कि यू बेहोश हो गया। एक विजन में यू ने अपनी ब्यूटीफुल मदर को अपना नाम पुकारते हुए देखा। वो माफी मांग रही थी कि वो एक यूजलेस मदर थी और उसकी वजह से उसे सफर करना पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से उसे ऐसा कहने से मना कर दिया। जब वो उसे बताने वाला था कि उसके पास एक नया टैलेंट है, तभी उसकी मां ने कहा कि यह सच नहीं हो सकता, और अचानक यू की आंखें खुल गईं। वो अपने घर के फ्लोर पर पड़ा हुआ था। उठते हुए उसने कहा कि उसका हेड बहुत दर्द कर रहा है और वो याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो कब सो गया था। उसके दिमाग में अपनी मदर वाला ड्रीम चल रहा था। तभी उसे पैनिक हुआ। क्या होगा अगर गॉड्स के साथ जो कुछ हुआ था वो सब सिर्फ एक ड्रीम था? उसने जल्दी से अपना स्टेटस विंडो खोला। सिस्टम सामने आया और उसकी एबिलिटीज दिखाते हुए बताया कि अब वो एक लोअर रैंकिंग गॉड है। ये देखकर यू समझ गया कि शायद इसी वजह से उसे डंजन पर काम करने की परमिशन मिली थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर कॉलिंग है, उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने स्माइल के साथ फोन उठाया, गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए तैयार था। लेकिन उसकी मदर ने कहा कि आज हॉस्पिटल मत आना। यू तुरंत पैनिक हो गया और पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी मदर सिर्फ यही दोहराती रहीं कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए। वो लगातार आंसर्स के लिए पूछता रहा। तभी किसी ने फोन ले लिया और पूछा कि क्या यू मिसेस चो यान्वी के गार्डियन हैं। कॉलर ने बताया कि वे एक सीरियस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे साइंस मिले हैं कि हॉस्पिटल के पास एक डंजन अपीयर हुआ है। डॉक्टर बात करता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि यू ने जवाब देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पहले ही टेरर में हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था। डानबी ने अपना फोन गिरा दिया और अपनी मदर को डेंजर में छोड़ने से साफ मना कर दिया। डेस्परेट होकर वो हॉस्पिटल की तरफ स्प्रिंट करने लगा। भागते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यू सोच रहा था कि उसकी मदर ही उसके पास सब कुछ थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें लगातार भारी होती जा रही थीं। हॉस्पिटल के पास जहां डंजन बन रहा था, ऊपर एक भयानक स्टॉर्म चल रहा था और एक हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहा था। एरिया का ज्यादातर हिस्सा पहले ही लॉकडाउन किया जा चुका था और मिलिट्री फोर्सेस सिचुएशन को असेस करने के लिए स्ट्रीट्स में घूम रही थीं। एक न्यूज़ क्रू लाइव रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने बताया कि वे अभी मौके पर पहुंचे हैं और सभी साइंस डंजन आउटब्रेक की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक सोल्जर मेगाफोन के जरिए वार्निंग दे रहा था कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और सिविलियंस को तुरंत इवैक्यूएट करना होगा। तभी एक राइड शेयर कार तेजी से सीन के पास आकर रुकी और यू कार से बाहर कूद गया। वो डेस्परेट और टेरिफाइड था। ऐसी इवेंट्स रेयर थीं, इसलिए वहां एक क्राउड जमा हो चुका था, लेकिन सोल्जर लगातार सभी को पीछे धकेल रहा था। यू इस केओस को देखकर बस यही सोच रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। तभी सिस्टम ने अचानक बताया कि उसकी कॉम्बैट फोकस एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है। ऐसा लगा जैसे वो बिनोक्यूलर्स इस्तेमाल कर रहा हो। अचानक यू सोल्जर को परफेक्ट क्लैरिटी के साथ देख और सुन सकता था। उसे समझ आया कि सोल्जर सभी को रिस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर जाने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन यू खुद सोचने लगा कि वो अचानक इतनी दूर की आवाजें और चीजें इतनी साफ कैसे सुन और देख पा रहा है। फिर उसने उससे भी ज्यादा दूर कुछ सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन लिया। वे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट हर अवेलेबल हंटर को इकट्ठा कर रही है। एक सोल्जर ने पूछा कि क्या 8 स्टार हंटर्स में से कोई आ रहा है। उसके सुपीरियर ने कहा, यस, खबर है कि ये डंजन इतना डेंजरस है कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। किसी वजह से यू अपने आसपास हो रही हर कॉन्वर्सेशन सुन पा रहा था। इतना सारा नॉइज एक साथ उसके दिमाग में आने लगा कि वो पैनिक करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि ये शायद उन पावर्स में से एक है जो उसे मिली हैं। फिर भी ये उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसे हॉस्पिटल पहुंचना था। यू ने क्राउड के बीच से रास्ता बनाया और एक सोल्जर से बेग करने लगा कि उसे अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि उसकी फैमिली अंदर थी।
The answer is no. उन्होंने पाया है कि एक लैबिरिंथ बन रहा है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही तुमने लैबिरिंथ सुना, तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी बात जुड़ने लगी जिसे तुम मानना नहीं चाहते थे। तभी स्टॉर्म तेज रोशनी से चमक उठा। उसके बाद एक जोरदार क्रैक की आवाज आई और तुम और सोल्जर दोनों समझ गए कि क्या होने वाला है। सभी ने देखा कि लाइटनिंग का एक विशाल बोल्ट जमीन से जा टकराया। डेब्री भीड़ की तरफ उड़ने लगा और यू ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर कर लिए। जब केओस शांत हुआ, यू जमीन पर पड़ा था। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो आसपास हुए डैमेज को देखता है और सोचता है कि आखिर अभी हुआ क्या। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां लाइटनिंग गिरी थी। वहां एक पोर्टल खुल चुका था जिससे उसका गैस सही साबित हो गया। वो मैजिक रून से ढके हुए एक वर्म होल जैसा दिख रहा था और उससे निकलने वाला पुल आसपास के डेब्री को हवा में उठा रहा था। अंदर झांकने पर तुम वही चीज देखते हो जिसे वो सबसे कम देखना चाहता था। ये वही डंजन था जिसे उसने थॉर के साथ मिलकर बनाया था। उसे याद आता है कि उसने गॉड्स को उस डंजन को बनाते हुए देखा था। उस समय पिकैक्स हाथ में पकड़े हुए उसने माना था कि ये देखने में अमेजिंग था। तब उसने सच में ये नहीं सोचा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वो जगह कितनी अजीब और ब्यूटीफुल थी। वापस प्रेजेंट में तुम पोर्टल को घूरते हुए समझने की कोशिश करते हो कि ये सब हुआ कैसे। उसे यकीन करना मुश्किल था कि वही डंजन उसके ठीक सामने था और ये सोचकर वो अनईजी हो गया। यू बार बार सोचता है कि ये डंजन यहाँ क्यों दिखाई दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र बगल में जाती है और उसे एक बूढ़े आदमी को स्मोक में दम घुटते हुए दिखाई देता है। वो उस आदमी को उठाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन आदमी उसे भागने के लिए कहता है। तभी यू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो बूढ़े आदमी को धक्का देकर दूर कर देता है। घायल आदमी जमीन पर गिरता है, लेकिन उसी पुश की वजह से उसकी जान बच जाती है। एक नाइफ उस जगह से निकलता हुआ जाता है जहां वो अभी खड़ा था। यूरी भी उसे मुश्किल से डॉज करता है और देखता है कि ब्लेड एक पोस्ट में जाकर फंस गई है। वो सोचता है कि आखिर ये आया कहां से। तभी आसपास से ग्राउल्स की आवाजें आने लगती हैं। एक बुरी तरह घायल एडवेंचरर लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और उसके सीने के आर पार एक स्वॉर्ड घुसी हुई है। अपनी आखिरी सांसों में वो यू से भागने के लिए कहता है। जैसे ही वो आदमी गिरता है, यू ने पहले जिस लिजर्ड क्रीचर को देखा था वही उसके पीछे दिखाई देता है। उसकी स्वॉर्ड खून से ढकी हुई थी और वो अपने बड़े क्लॉज तैयार करके उस बॉडी के ऊपर से कदम रखता है। अभी भी जमीन पर पड़े यू चिल्लाकर बताता है कि लिजर्ड मैन अटैक कर रहे हैं और उनमें से कई सिविलियंस की तरफ दौड़ रहे हैं। कमांडर चिल्लाता है कि लिजर्ड मैन ने फ्रंट तोड़ दिया है और अपनी प्लेटून को फायर करने का ऑर्डर देता है। कुछ मॉन्स्टर्स को गोली लगती है, लेकिन बाकी डॉज कर लेते हैं। यू गन फायर से बचने के लिए एक कार के पीछे छिप जाता है और सोल्जर्स को वार्निंग देने की कोशिश करता है कि यहाँ अभी भी सिविलियंस मौजूद हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फायर की लाइन से बाहर मौजूद एक लिजर्ड सीधे उसकी तरफ चार्ज करता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो ऊपर की तरफ स्विंग करता है और अपनी ब्लेड यू की तरफ भेज देता है। यू फ्रीज हो जाता है क्योंकि वेपन उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। तभी उसका कॉम्बैट फोकस एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू एनर्जी उसके पूरे बॉडी में दौड़ने लगती है और घूमती हुई ब्लेड उसे स्लो होती हुई दिखाई देती है। यू को ऐसा महसूस होता है जैसे टाइम खुद स्लो हो गया हो। अब वो लिजर्ड की हर मूवमेंट को साफ साफ ट्रैक कर सकता था। किसी तरह यू ब्लेड के सेफ पार्ट को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो उसे काट पाती। जैसे ही ब्लेड उसके हाथ में आती है, वो उसे तुरंत गिरा देता है। वो शेकन था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने उड़ती हुई स्वॉर्ड को आखिर पकड़ा कैसे लिया। तभी उसकी नज़र फिर लिजर्ड पर जाती है, जो उसके बगल में पड़े घायल बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा था। यू उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी इतना घायल था कि हिल भी नहीं सकता था। लिजर्ड उसे मारने के लिए करीब पहुंच जाता है और सोल्जर्स भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते। उसे बचाने के लिए डेस्परेट होकर यू आगे की तरफ झपटता है, लिजर्ड को कमर से पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी कमांडर की नज़र फाइट में मौजूद सिविलियंस पर पड़ती है। वो तुरंत सभी को फायर रोकने का ऑर्डर देता है। एक और सोल्जर बोल पड़ता है कि अगर यू हंटर भी है, तब भी बिना किसी वेपन के इस तरह बैटल में कूदना बेसिकली सुसाइड है। यू अपना गार्ड ऊपर उठाता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे पता था कि वो प्योर एंगर में फाइट के अंदर कूद गया था और अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ चार्ज करता है। यू सिकुड़कर बैठ जाता है और जल्दी से अपॉलॉजी बोल देता है, लेकिन लकीली उसका कॉम्बैट स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसे आसानी से पीछे की तरफ स्लिप करके डॉज करने देता है। वो अभी तक इन रिफ्लेक्सेस का आदी नहीं हुआ था, इसलिए मूव करते हुए भी वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका बॉडी आखिर क्या कर सकता है। एक लिजर्ड इसी मोमेंट का फायदा उठाकर उसकी पीठ की तरफ दौड़ता है और उसे स्टैब करने के लिए तैयार हो जाता है।
दो मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करने के बावजूद यू दोनों को अवॉइड कर लेता है और समझ जाता है कि यही कॉम्बैट फोकस्ड स्किल है। वो उनकी मूवमेंट्स को साफ देख सकता था और सही समय पर रिएक्ट कर सकता था। एक मॉन्स्टर को ऑफ गार्ड पाकर यू उसकी तरफ दौड़ता है और उसे पंच मारता है। हिट लगने से ठीक पहले उसका एसएस रैंक कॉम्बैट टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है और डाम्ब्याक एक रैपिड कॉम्बो शुरू कर देता है। आखिर में वो एक क्रशिंग पंच सीधे मॉन्स्टर के फेस पर मारता है, जिससे मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है और वहीं मर जाता है। रेड एनर्जी यू के पूरे बॉडी में दौड़ने लगती है और वो खुद भी स्टंट था कि उसका प्लान सच में काम कर गया। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। दो और बीस्ट्स अभी खड़े थे और यू उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। एक लिजर्ड पीछे से उसकी तरफ आता है, लेकिन यू उसके स्ट्राइक के नीचे झुक जाता है और एक ही मोशन में घूम जाता है। उसी स्पिन का इस्तेमाल करके वो लिजर्ड के जॉ पर एक हार्ड किक मारता है और उसे तुरंत गिरा देता है। आखिरी क्रीचर अपने एलाय को गिरते हुए देखता है और यू की पीठ पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड घसीटते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। यू इतनी स्मूथली पीछे की तरफ फ्लिप करता है कि लिजर्ड भी उसे देखकर एक पल के लिए रुक जाता है। जंप के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचकर वो नीचे आता है और अपने फुट के नीचे लिजर्ड की स्कल को कुचल देता है। सोल्जर्स स्टन रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यू ने लिजर्ड मैन को अपने बेयर हैंड से हरा दिया। तभी लॉन्ग व्हाइट हेयर वाला एक स्ट्रेंजर आगे आता है और कामली कहता है, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। स्कार्ड ओल्डर मैन यू से पूछता है कि वो किस गिल्ड से है। उसके साथ आए कई लोग बाकी बचे लिजर्ड्स को खत्म कर देते हैं और वो आदमी नोटिस करता है कि यू इतनी कम उम्र के बावजूद अनयूजुअली स्किल्ड है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम नामबोंग डुल्क है। वो सामबोंग गिल्ड का मास्टर और कई बैटल्स का वेटरन है। दोनों हैंडशेक करते हैं और नामबोंग बताता है कि कोई भी गिल्ड मेंबर अकेले यहां नहीं आएगा। फिर वो पूछता है कि क्या यू एक अनअफिलिएटेड हंटर है। ब्लफ करने की कोशिश में यू हां कह देता है। नामबोंग बताता है कि उसकी गिल्ड डंजन को क्लियर करने आई है और यू से उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। यू अभी भी डेज्ड था और पोर्टल को देख रहा था। वो खुद से कहता है कि अब वो ऑर्डिनरी नहीं रहा और अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वो अंदर जाना चाहता है। वो उस हॉस्पिटल की तरफ देखता है जहां उसकी मदर मौजूद है और समझता है कि और मॉन्स्टर्स लगातार बाहर निकल सकते हैं। अगर अंदर कोई उन्हें नहीं रोकता तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। यू अपनी फिस्ट्स भींचता है और कहता है कि अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसके साथ ही वो नामबोंग के साथ जाने के लिए अग्री कर लेता है। ग्रुप केव के अंदर सावधानी से आगे बढ़ता है। यू वॉल्स में ट्रैप्स चेक करते हुए गिल्ड को अपने पीछे रहने के लिए कहता है। एक मेंबर उनका रूट मार्क करता है ताकि वे रास्ता न भूलें। ये देखकर टैमी सोचता है कि यू इस जगह को पहले से ही अच्छी तरह जानता है। अचानक यू सभी को स्टॉप करने के लिए कहता है और गिल्ड लीडर पूछता है कि क्या हुआ। यू कहता है कि अब से वो लीड करेगा, भले ही वो नया है। एक गिल्ड मेंबर अनॉय हो जाता है और सोचता है कि ये अनअफिलिएटेड हंटर कमांड की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। डैमियन समझाता है कि आगे पिट्स और ट्रैप्स शुरू हो रहे हैं और वो नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। नाम्बिया उसे थैंक करता है लेकिन कहता है कि उनकी एडवांस टीम को रास्ता पहले ही सिक्योर कर देना चाहिए था। यू इससे डिसएग्री करता है और इसे प्रूव करने के लिए एक स्टोन उठाता है। वो उसे रास्ते के एक डार्क सेक्शन में फेंकता है। जैसे ही स्टोन जमीन पर गिरता है, एक ट्रैप रून एक्टिवेट हो जाता है और जमीन से स्पीयर्स बाहर निकलकर स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एवरीवन, यहां तक कि नाम्बिया भी शॉक्ड रह जाता है। डैमियक कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि एडवांस टीम यहां से होकर नहीं गई। रून के पास जाते हुए वो समझाता है कि ट्रैप प्रेशर से काम करता है और स्पीयर्स एक स्पेशल अलॉय से बने हैं जो आर्मर को भी पियर्स कर सकते हैं। ये सुनकर नामुंगा पूछता है कि यू को ये सब कैसे पता है। यू सोचता है कि अगर उसने ये मान लिया कि उसने खुद डंजन बनाने में मदद की थी तो ये बहुत बुरा आइडिया होगा। पैनिक में वो किसी तरह जवाब देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड सीक्रेट है और वो इसे शेयर नहीं कर सकता। इसलिए गिल्ड उसे पॉइंट लेने देता है और वो उन्हें एक के बाद एक ट्रैप से सुरक्षित निकालता हुआ आगे ले जाता है। कुछ समय बाद यू एक पॉच टॉर्च के पास रुकता है और उसे बाहर खींच लेता है। उसके चेहरे पर टेंशन देखकर गिल्ड लीडर पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग। यू कहता है कि आगे का रास्ता वही है जहां चीजें सच में डेंजरस होने वाली हैं। फिर वो टॉर्च ऊपर उठाकर उन्हें दिखाता है कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। पूरी गिल्ड स्टन्ड रह जाती है। वो दृश्य उन पर ऐसे असर करता है जैसे कोई वार्निंग हो जिस पर वे विश्वास नहीं करना चाहते। सामने एक डोर खड़ा था जिस पर स्पाइडर का सिंबल बना हुआ था और यू सभी को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। जैसे ही वे नेस्ट के अंदर जाते हैं, एक सोल्जर अपने फुट के नीचे एक स्पाइडर को कुचल देता है और ग्रीन ब्लड पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। स्लाइम उसके बूट पर लगने पर वो बड़बड़ाता है, जबकि दूसरा सोल्जर वार्निंग देता है कि अगर उनका प्लान फेल हुआ तो उन्हें पूरी जगह बर्न करनी पड़ सकती है। एक गिल्ड मेंबर समझाता है कि रूम में फैले वेब्स ट्रैप के साथ साथ स्पाइडर्स के कम्युनिकेशन का तरीका भी हैं, इसलिए उन्हें बर्न करना आसान रहेगा।
सोल्जर्स आपस में बात करते रहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि ये आइडिया शायद यू का था। वे मजाक करते हैं कि शायद वो किसी दूसरी गिल्ड का स्पाई है। अपनी शार्प हियरिंग की वजह से वो उनकी हर बात सुन लेता है। एरिया चेक करते हुए बॉय अनईजी होने लगता है क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। यही वो रूम था जहां उसने बॉक्स के बाद बॉक्स में स्पाइडर एग्स जमा किए थे। उसे ये भी पता था कि वहां कितने एग्स हैं और स्पाइडर्स ठीक कहां छिपे हुए हैं, इसलिए उन सभी को बर्न करना आसान होता। सोल्जर्स वेब्स में फायर लगाने के लिए रेडी होते हैं और सिर्फ ये देखकर रुक जाते हैं कि वेब्स कितने थिक हैं। तभी यू का कॉम्बैट फोकस एक्टिवेट होता है और उसे कुछ सुनाई देता है। बहुत दूर से कोई वेब्स के अंदर से हेल्प के लिए रो रहा था। यू तुरंत सोल्जर को रोक देता है इससे पहले कि वो फायर शुरू कर सके, और वो आदमी पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। यू जल्दी से ग्रुप को बताता है कि वे फायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंदर शायद कोई अभी भी अलाइव है। गिल्ड बाहर इकट्ठा होती है और लीडर बताता है कि उन्हें स्टोन चेंबर के अंदर ह्यूमंस के होने के साइंस मिले हैं। सबसे पहले उन्हें सेव करना होगा। वो आगे बताता है कि अंदर जाने के बाद अटैक टीम डिफेंसिव फॉर्मेशन में रहेगी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सर्वाइवर्स किस हालत में है। फिर वो मानता है कि उसे नहीं पता डानैक को ये कैसे पता चला, लेकिन ये बॉय ऐसा लग रहा है जैसे उसे सर्वाइवर्स की लोकेशन पता है, इसलिए सपोर्ट टीम उसके लीड को फॉलो करेगी। ये सुनकर बॉय अनॉय हो जाता है। ये बहुत बड़ा बर्डन था और उसने इससे पहले कभी पूरी ग्रुप को लीड नहीं किया था। तभी गिल्ड गियर पहने एक गर्ल वहां आती है, लेकिन बाकी लोगों के उलट उसने मास्क नहीं पहना था। ये सोचकर मामला खराब हो सकता है, यू नेम की तरफ जाता है ताकि उसे समझा सके कि ये प्लान एक मिस्टेक है, लेकिन वो गर्ल उसके पास आती है और उसका नेम पुकारती है। डानैक मुड़ता है, एक स्ट्रेंजर को देखता है और फिर दोबारा नजरें हटा लेता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या चाहती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ट्रैप जोन से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए उसे थैंक करती है। फिर यू से दोबारा उन्हें गाइड करने के लिए कहती है। उसके अचानक ट्रस्ट पर कंफ्यूज्ड होकर भी वो अग्री कर लेता है। वो उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि वे साथ मिलकर इसे पार कर लेंगे। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो बीच में बोल पड़ती है और प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि उसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसे बस सपोर्ट टीम को सर्वाइवर्स की तरफ पॉइंट करना है। यू अभी भी अनश्योर दिखता है और पूछता है कि क्या ये सच में इतना ईजी हो सकता है। वो हाँ कहती है, लेकिन वो फिर भी कन्विंस्ड नहीं दिखता। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो उससे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तभी वो अचानक पूछती है कि क्या वो वेपन्स इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए, और यू के नोटिस किए बिना उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाथ छोड़ते हुए वो मुड़ती है और कहती है कि उसे सेफ रहने के लिए 1 या 2 स्वॉर्ड कैरी करनी चाहिए। इसके बाद वो कहती है कि अब वो जा रही है। यू अग्री कर लेता है, हालांकि उसके मन में ये बात अजीब लगती है कि वो आई, अपनी बात कही और चली गई। फिर एक और चीज़ उसे और भी परेशान करती है, उसने कभी उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। इससे पहले कि वो इस बारे में और सोच पाता, वो पीछे देखता है और वो गर्ल गायब हो चुकी होती है। उसी समय गिल्ड आगे बढ़ने की तैयारी कर रही होती है। वापस स्पाइडर नेस्ट में हर स्क्वाड अपनी पोजीशन पर तैयार है। एक मेंबर बड़बड़ाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, लेकिन गिल्ड लीडर सभी को अलर्ट और साइलेंट रहने का ऑर्डर देता है। तभी यू को कुछ नोटिस होता है। अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो तुरंत वार्न करता है कि ऊपर कुछ है। मैसिव स्पाइडर्स अपनी वेब्स से सीलिंग से नीचे गिरने लगती हैं और सोल्जर्स बस ये देखकर देखते रह जाते हैं कि वे कितनी बड़ी हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स जमीन पर गिरते हैं, एक मास्क्ड सोल्जर डर के मारे फ्रीज हो जाता है और सिर्फ हेल्प के लिए चिल्ला पाता है। गिल्ड मास्टर तुरंत रिएक्ट करता है, अपना एक्स निकालता है और स्पाइडर के क्लॉज को रोकने के लिए आगे आ जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही ब्लो में क्रीचर को काट देता है, जिससे डरा हुआ सोल्जर बच जाता है। नेमन उस आदमी पर चिल्लाता है कि उसने फोकस खोकर लगभग अपनी जान गंवा दी थी। फिर सभी को रास्ते से दूर हटने और प्लान फॉलो करने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें डिफेंसिव लाइन बनाने के लिए भी कहता है और स्पाइडर्स के साथ फाइट शुरू हो जाती है, जबकि यू सपोर्ट टीम को लीड करता है। यू अपनी पावर का इस्तेमाल करके एरिया सर्च करता है और आगे फैली विशाल जगह में किसी भी सर्वाइवर को स्कैन करता है, और अंदर जाने के बाद आखिरकार उन्हें सिविलियंस मिल जाते हैं जो वेब्स में लिपटे हुए वॉल से चिपके थे, और सपोर्ट टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तैयार हो जाती है। विक्टिम्स वेब कुकून्स के अंदर बंद थे और इतने ड्रेन्ड दिख रहे थे जैसे स्पाइडर्स पहले ही उनकी पूरी लाइफ सक कर चुकी हों। सपोर्ट टीम जल्दी से सर्वाइवर्स को नीचे उतारती है, उन्हें फ्री करती है और सिविलियंस को दोबारा खड़ा होने में मदद करती है। लेकिन तभी कई स्पाइडर्स अपने प्रे को ले जाते हुए देख लेती हैं और सीधे सपोर्ट टीम की तरफ दौड़ पड़ती हैं।
किसी को अपनी बैग पर उठाए हुए डानक चिल्लाता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता पता है और सभी को उसके पीछे आने के लिए कहता है। बैटल के बीच नामगोंग की नज़र बॉय पर जाती है और वो चुपचाप नोट करता है कि ये लड़का काफ़ी सस्पिशियस है। फिर भी वो इस बात को अपनी फाइट धीमी नहीं होने देता और वापस बैटल में जाकर एक जायंट स्पाइडर को बीच से साफ काट देता है। डोविक बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहता है। यून डंजन के पास जानता है और यहाँ तक कि सर्वाइवर्स की लोकेशन भी, और ये बात इग्नोर करना बहुत स्ट्रेंज था। इसी बीच डानक रूम के दूसरे हिस्से में और सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर रहा होता है। एक सोल्जर इंजर्ड लोगों को एक डायरेक्शन में जाने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि सभी को डंजन से बाहर निकलना होगा। बॉय रिपोर्ट करता है कि हर सर्वाइवर को सेव कर लिया गया है और किसी को चोट नहीं लगी। उसका मास्टर जवाब देता है कि वे आगे बढ़ते रहेंगे और रास्ता जारी रखेंगे। तभी नामगोंग कहता है कि वो यू से बात करना चाहता है और बॉय तुरंत पैनिक कर जाता है। अब तो उसका सीक्रेट एक्सपोज हो गया था। सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद एक गिल्ड सोल्जर अभी भी खुश नहीं था। वो दूर से एमसी को साफ रिजेंटमेंट के साथ देख रहा था। बैटल खत्म होने के बाद और आखिरी स्पाइडर के गिरते ही मास्टर कहता है कि सभी कैप्चर्ड लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब वे डेंजर में नहीं है। वो ये भी कहता है कि अगर यू नहीं होता तो वे गलती से उन सिविलियंस को जिंदा बर्न कर सकते थे, लेकिन बॉय इसे ऐसे टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टॉपिक बदलते हुए डोविक कहता है, यून्स टैलेंट इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, लाइक ही बिल्ट द डंजन हिमसेल्फ। यू तुरंत इसे डिनाई कर देता है। उसे लगता है कि उसका सीक्रेट खुल गया है। बॉय अपने वर्ड्स में उलझते हुए कहता है कि वो अकेले डंजन कैसे बना सकता है, क्योंकि वो गॉड नहीं है। नामगोंग बस हंसता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। यू आगे बढ़ते हुए कहता है कि उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अंदर से वो बहुत रिलीव्ड था। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद वे एक विशाल गेट के सामने पहुंचते हैं, जिस पर एक अजीब फिगर बना हुआ है। एक सोल्जर गेस करता है कि शायद ये इनकन सिविलाइजेशन से है, लेकिन डाम्बिया कहता है कि ये गॉब्लिन्स का है। कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि ये बॉस रूम जैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन यू गॉब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट करने से बेहतर जानता था। उसे याद आता है कि ये उनका एम्बुश जोन है और वो कोई परफेक्ट प्लान नहीं बना पा रहा था। इस समय सिर्फ उसका कॉम्बैट फोकस ही यूजफुल लग रहा था। सभी को हैरान करते हुए बॉय पहले अपोलोजाइज करता है और फिर पूछता है कि क्या वो अकेले अंदर जा सकता है। पूरी गिल्ड शॉक्ड रह जाती है। एक मास्क्ड मेंबर गुस्सा होकर कहता है, यूज गॉटिंग कॉकी जस्ट बिकॉज द मास्टर प्रेज्ड हिम अ लिटिल। देव ऑल फॉट गॉब्लिन्स बिफोर, सो व्हाट कुड गो रॉन्ग। नामगोंग भी कुछ हद तक अग्री करता है और कहता है कि उसे डाम्बियाक को अकेले भेजने का आइडिया पसंद नहीं है। यू कहता है कि उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, इसलिए अंदर जाने के बाद सभी को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। गिल्ड लीडर अग्री कर लेता है और ट्रस्ट करता है कि बॉय के पास कोई प्लान है। वो बिजी बॉडी जो शुरुआत से ही उससे अनॉय था, सोचता है कि ये मास्टर को इम्प्रेस करने का उसका मौका था, लेकिन इस रैंडम हंटर ने वो मौका छीन लिया। वो और उसके फ्रेंड्स उसके साथ कुछ नेस्टी करने के लिए तैयार दिखते हैं। फिर उनका मास्टर अनाउंस करता है कि अंदर जाने का समय हो गया है। वे डोर से गुजरते हैं और उन्हें एक ग्रैंड ओल्ड हॉल जैसा स्थान दिखाई देता है। गिल्ड मेंबर्स आसपास देखते हैं, लेकिन अंदर कोई भी या कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रोटैगनिस्ट सभी को क्वाइट रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे रूम में कुछ महसूस हो रहा था और उसकी बैड फीलिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। दो आदमी जो लगातार मास्टर का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि रूम खाली है और वो बस डर रहा है। अचानक हर टॉर्च बुझ जाती है और पूरा रूम डार्कनेस में डूब जाता है। सोल्जर्स अपनी लाइट्स ऑन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यू तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जो आदमी पहले से उससे गुस्सा था वो जवाब देता है कि लैंटर्न्स के बिना वे न तो देख सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। वो आदमी अपनी लैंटर्न जलाता है और ताना मारते हुए कहता है कि अगर यू इतना स्कैर्ड है तो वो पीछे रह सकता है। डनक का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो तुरंत सभी को नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। गिल्ड लीडर भी उसकी बात सुन लेता है, लेकिन वे दो आदमी जो उससे दुश्मनी रखते थे खड़े रहते हैं। फिर पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है और वो नोजी आदमी धीरे धीरे अपनी लैंटर्न आगे की तरफ करता है। फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। उसका फ्रेंड कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है और पूछता है कि वो अचानक ऐसे फ्रीज क्यों हो गया। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है वे देखते हैं कि उसके चेस्ट में 3 एरोज धसे हुए हैं और वे उसे किसी तरह खड़ा रखते हैं। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर पाता, दर्जनों और एरोज हर तरफ से उड़कर आते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। सभी अपना होश खो बैठते हैं। ग्रुप हॉरर में चला जाता है और मरे हुए आदमी का फ्रेंड गुस्से में फट पड़ता है। केओस फैलने लगता है, लेकिन ये जानते हुए कि उसे इसे कंट्रोल करना है, नामंग सभी को 1 इंच भी मूव न करने का ऑर्डर देता है। ज्यादातर लोग तुरंत उसकी बात मान लेते हैं और बिल्कुल स्टिल खड़े रहते हैं। नामंग यू से पूछता है कि क्या इसी वजह से वे लैंटर्न्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यू कहता है हाँ। गॉब्लिन्स जैसे ही लाइट देखते हैं तुरंत अटैक करते हैं। कंफ्यूज्ड होकर गिल्ड लीडर पूछता है कि पहले किसी को हिट क्यों नहीं किया गया। यू कहता है कि गॉब्लिन्स बस उनके साथ खेल रहे थे। वे डार्कनेस में लोगों को डरते और कांपते हुए देखने का मजा लेना चाहते थे। ये बात नामंग को और भी अनईजी कर देती है। वे जिस चीज को देख नहीं सकते फाइट नहीं कर सकते, लेकिन डैमियो कहता है कि वो कर सकता है। डुआक को यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे है। डैमी अपनी ग्लोइंग ब्लू आइज के साथ जवाब देता है कि वो इसे हैंडल करेगा। बाकी सभी स्टिल खड़े रहते हैं और यू जानबूझकर नॉइस करते हुए उठ जाता है। चलते हुए वो कहता है कि उसे पता है वे डरे हुए हैं क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें बचाने के लिए उसे जो करना है वो करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा।
जब तक वो खत्म नहीं कर लेता तब तक किसी को मूव या कोई साउंड नहीं करना है। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है कि उसे फोकस करने की जरूरत है। उसे वही फीलिंग वापस लानी होगी जो लिजर्ड मैन को हराते समय आई थी। यू कॉम्बैट फोकस एक्टिवेट करता है और रूम में छिपे हर गॉब्लिन बीस्ट को देख लेता है। वो तुरंत मूव करता है और जो लोग स्टिल खड़े थे वे सिर्फ पूरे हॉल में गूंजती स्क्रीम सुन पाते हैं। थोड़ी देर बाद यू कहता है कि अब वे अपनी लाइट्स वापस ऑन कर सकते हैं। जैसे ही वे लाइट्स ऑन करते हैं पूरे रूम में गॉब्लिन कॉप्सेस बिखरी हुई होती हैं, जबकि वो आखिरी गॉब्लिन को खत्म कर रहा होता है। आखिरी गॉब्लिन के मूव करना बंद करते ही सभी स्टन रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यू के पास आखिर किस तरह का टैलेंट है या उसने ये सब कैसे कर दिया। वो आदमी जो यू से पहले से नफरत करता था और अपने फ्रेंड की मौत देखने के बाद भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, कहता है कि अगर उसे थोड़ा और टाइम मिला होता तो वो खुद इसे हैंडल कर सकता था। मैन बैंग बहुत एक्साइटेड था और कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ हंट करते हुए बिताई है, लेकिन उसने कभी किसी को एमसी की तरह फाइट करते नहीं देखा। खुद एमसी भी हैरान था कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन वो इसे लक कहकर टाल देता है और सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। आखिरकार वे उस चेंबर तक पहुंचते हैं जहां डेडली बीस्ट मौजूद था। यू कंफर्म करता है कि जैसा सभी सोच रहे थे वही सही था। ये लैबिरिंथ का एंड था। फाइनल बॉस रूम। अंदर एक फ्यूरियस रेड स्किन्ड मिनोटॉर विशाल हॉर्न्स के साथ मौजूद था। ग्रुप गेट के सामने खड़ा होता है और बिना हेजिटेशन उसे खोल देता है। अंदर पहुंचते ही गिल्ड मास्टर कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो सोचता है कि पावरफुल मिनोटॉर कमांडर कहाँ छिपा है। टेंस यू कहता है, नहीं, मॉन्स्टर उनके ठीक सामने है। जैसे ही डोर धीरे धीरे बंद होता है टॉर्चेस जल उठती हैं और एक स्टेयरकेस दिखाई देती है जिसके ऊपर एक थ्रोन पर माइटी मिनोटॉर बैठा था। हॉर्न्ड बीस्ट गुस्से में नीचे घूरता है और डम्बिया कहता है, दिस इज द डंजन्स मास्टर। नैनवैंग कुछ पल उसे ध्यान से देखता है और नर्वस होने के बावजूद कहता है कि इस क्रीचर से निकलने वाला प्रेशर बहुत मैसिव है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। वो यू से कहता है कि मॉन्स्टर अभी अटैक करने के लिए रेडी नहीं लगता, इसलिए उनके पास अभी भी प्लान बनाने और रूम को समझने का टाइम है। तभी एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है जिसमें कहा जाता है कि मिनोटॉर का ह्यूमन सैक्रिफाइस शुरू हो चुका है और यू को 5 लोगों को पिक करना होगा। यू कंफ्यूज्ड होकर उसे घूरता है और सोचता है कि इसका मतलब आखिर क्या है। वो नैनवैंग की तरफ देखता है जो बिना किसी रिएक्शन के टीम के लिए प्लानिंग करता रहता है और तब उसे समझ आता है कि ये स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। डम्बिया कुछ आइडियाज़ के बारे में सोचता है और जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है वो ये है कि शायद ये डंजन क्लियर करने का कोई क्लू है, इसलिए बाकी लोगों को बताना ज़रूरी है। वो जल्दी से ग्रुप के पास जाता है और कहता है कि उसके पास सजेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडर पूछता है कि क्या ये बाद में हो सकता है। वो जोर देता है कि शायद इससे डंजन को सॉल्व करने में मदद मिल सकती है और बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है। दोनों एक तरफ जाकर प्लान पर बात करने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख रहा था और उसका हर सेकंड उसे खल रहा था। वही व्हाइट हेड आदमी जो अभी भी डैनियाक से गुस्सा था और मानता था कि ये लड़का फिर से पूरा क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहा है। पीछे बैठने को तैयार ना होकर वो अकेले ही वहां से निकल जाता है। बॉस के करीब पहुंचकर वो नोजी आदमी एक पिलर के पीछे छिप जाता है। उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी सिर्फ कावर्ड्स के लिए होती है और वो खुद इस बुल को मार सकता है। वो क्रॉसबो निकालता है, मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है और घमंड से कहता है कि उसका फ्रैंक एक्यूरेसी टैलेंट सिर्फ एक शॉट में काम कर देगा। फिर भी वो थोड़ा और करीब जाने का फैसला करता है ताकि शॉट पक्का लगे और अनजाने में एक बैरियर के पार चला जाता है। जैसे ही डैमियाक की नज़र उस पर पड़ती है वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत मिनोर की तरफ मुड़कर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फूल उसकी बात इग्नोर कर देता है और यू पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आरोप लगाता है कि यू सारा क्रेडिट अकेले लेना चाहता है और कहता है कि अगर वे इंतज़ार करते रहे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इस तरह वो उनकी बनाई हुई पूरी स्ट्रैटेजी खराब कर देता है और बैरियर पार कर जाता है। तभी एक अलर्ट आता है जिसमें वार्निंग होती है कि रूल्स टूट गए हैं और 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। तुरंत कुछ होने लगता है और कई लोगों के चारों ओर ब्लू लाइट लिपट जाती है जिससे सभी कंफ्यूज रह जाते हैं। फिर एक तेज फ्लैश पूरी ग्रुप को अंधा कर देता है। जब नोजी आदमी अपनी आंखें खोलता है तब उसे समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डैनियाक स्टन रह जाता है। फिर ये समझते ही फ्यूरियस हो जाता है कि ये सब किसने किया। वो चिल्लाता है कि इस इडियट ने सब कुछ खराब कर दिया। वो ये भी कहता है कि अब राइट और रॉन्ग पर बहस करने का समय नहीं है, अब उन्हें इससे भी बड़ी चीज का डर है। कुल 5 लोग, जिनमें लीडर और यू भी शामिल हैं, रूम के सेंटर में पहुंच जाते हैं और उनके सामने मिनोटॉर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है।
मॉन्स्टर की एक थंडरस रोर पूरे रूम में गूंजती है और कुछ पल के लिए किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अपनी गलती समझते ही नोजी आदमी पीछे हटता है और क्रॉल करके दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पर्पल वॉल से टकरा जाता है। ये समझकर कि अब बाहर नहीं निकल सकता, वो उठता है और पूरी ताकत से बैरियर पर हाथ मारने लगता है, लेकिन वो टूटता ही नहीं। मिनटॉर इसी मौके का फायदा उठाकर उनमें से एक को मारने के लिए सीधे उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन गिल्ड लीडर इसे देख लेता है और समय रहते अपने सबऑर्डिनेट को बचा लेता है। मैनबोन तुरंत डेस्परेट हो जाता है, दोनों एक्सेस निकालता है और सभी को फॉर्म अप करके काम रहने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें प्लान पर टिके रहने के लिए कहता है, सब ऑर्गेनाइज्ड रहें और मिनॉर को वो खुद हैंडल करेगा। इसके बाद वो सीधे अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। बुल अपना एक्स मैनबोन की तरफ स्विंग करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी समय रहते डॉज कर लेता है। बीस्ट फिर से अपना वेपन उठाता है और इस बार उससे भी ज्यादा हैवी स्ट्राइक करता है, लेकिन अटैक नीचे आते ही सिर्फ जमीन टूटती है। मैनबाउंड पहले ही हवा में पहुंच चुका था और वो उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर मॉन्स्टर पर ऐसा ब्लो मारता है कि पूरा रूम हिल जाता है। ये इम्पैक्ट सुनकर बैरियर के अंदर मौजूद लोग चीयर करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि फाइट खत्म हो गई। यू शॉक्ड होकर देखता है और मानता है कि गिल्ड मास्टर किसी बिल्कुल अलग लेवल पर है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इतना पावरफुल हिट लगाने के बाद भी बूढ़ा आदमी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, जैसे अटैक उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया हो, और वो बीस्ट को गाली देता है। इतनी पावर के बावजूद उसने मॉन्स्टर की चेस्ट पर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच छोड़ा था। डेस्परेट होकर नमोंग कहता है कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सॉलिड स्टील पर वार किया हो। माइनोटार का बॉडी बेहद टफ था। सोच में खोया बूढ़ा आदमी अगला अटैक आते हुए नहीं देख पाता और यू उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा देर हो जाती है। आदमी किसी तरह अटैक से बच जाता है, हालांकि बीस्ट उसे हल्का सा हिट कर देता है। वो तुरंत पीछे जंप करता है, दोनों एक्सेस को कसकर पकड़ता है और फाइट से पीछे हटने से साफ मना कर देता है। उस हिट के बाद वो साफ तौर पर फुल स्ट्रेंथ में नहीं था और उसे समझ आता है कि पहले मॉन्स्टर ने अटैक डॉज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। माइनोटार के सामने गिल्ड लीडर समझ जाता है कि एक भी केयरलेस मूव उसकी जान ले सकता है, इसलिए उसे स्मार्टर तरीके से फाइट करना होगा। वो बैरियर के अंदर मौजूद लोगों को एनिमी के चारों तरफ फैलने का ऑर्डर देता है। उनका काम था मॉन्स्टर को स्टडी करना, डायरेक्ट हिट्स से बचना और उसकी वीक स्पॉट ढूंढना। ये देखकर यू सोचता है कि गिल्ड लीडर सच में एक्सपीरियंस्ड है। इस सिचुएशन में भी उसके ऑर्डर्स शार्प और क्लियर हैं। तभी यू को माइनोटार के शरीर से निकलती हुई एक टेरिफाइंग ऑरा दिखाई देती है। वो ये भी नोटिस करता है कि बीस्ट आगे बढ़ ही नहीं रहा, जैसे डिस्टेंस उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ये बात गलत लगती है। ध्यान से देखने पर यू को उसका उठा हुआ एक्स दिखाई देता है और उसके चारों तरफ लाइटनिंग जमा हो रही होती है। तभी उसे समझ आता है कि ये उसी तरह की पावर है जिसका इस्तेमाल थॉर ने उनकी पहली मुलाकात में किया था। नमोंग भी नोटिस कर लेता है कि मॉन्स्टर कुछ चार्ज कर रहा है, इसलिए वो अपने सभी लोगों को बुल पर रश करने का ऑर्डर देता है। लेकिन सभी के अटैक करने के बावजूद मॉन्स्टर अपनी जगह से हिलता तक नहीं और उसके हाथ में लाइटनिंग जमा करता रहता है। यू वहीं खड़ा रहकर उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करता है कि ये डेंजरस है, लेकिन गिल्ड लीडर इस विश्वास में अंधा हो चुका था कि उन्होंने आखिरकार मॉन्स्टर को कॉर्नर कर लिया है। असल में उसने अपनी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन ले लिया था। जब तक उसे समझ आता कि अटैक रेडी हो चुका था, तब तक एस्केप करने में बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जान वहीं जा सकती थी। एक रियल हीरो की तरह यू पीछे नहीं हटता। वो अपने एलाय को बचाने के लिए आगे जंप करता है और मिनटोर के फेस पर किक मारता है, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बीस्ट बस अपना सिर घुमाता है और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। मिनटोर लगातार अटैक करता रहता है और इस बार किसी के पास बचने का मौका नहीं होता, क्योंकि लाइटनिंग पूरे एरिया को एक ब्लाइंडिंग फ्लैश से भर देती है। एनर्जी का एक बॉल जमीन से टकराकर एक्सप्लोड होता है और सभी को पूरे रूम में उछाल देता है। बैरियर के बाहर से कोई कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एक गिल्ड मेंबर बताता है कि कैप्टन गिर चुका है और उस एक्स स्ट्राइक के बाद नैनवैंग शायद खत्म हो चुका है। पैनिक फैल जाता है और सभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बैरियर पूरी तरह सील्ड था। अभी भी जमीन पर पड़े यू किसी तरह उठता है और समझता है कि उस क्रेजी बुल को एक भी असली हिट नहीं लगी। अपनी पूरी कोशिश के बाद वो गिव अप करने लगता है और सोचता है कि टैलेंट मिलने के बाद आखिरकार उसकी मिजरेबल लाइफ बदलने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ एक बेवकूफ़ी भरी मौत पर खत्म होने वाला है। तभी उसके सामने कोई चीज़ लाइट पकड़ती है। यू ध्यान से देखता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे बचा सकता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है,
अभी एक चीज बाकी थी जिसे उसने ट्राई नहीं किया था। वो पास पड़ी स्वॉर्ड उठाता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि यहां मरना उसके उस पीसफुल रेस्ट के चांस को बर्बाद कर देगा जो वो चाहता था। स्मोक के बीच मिनटॉर उस घायल ह्यूमन को दोबारा खड़ा होते हुए देखता है। डैम्बियाक के चारों तरफ गोल्डन ऑरा लिपट जाती है और वो कहता है कि उसने इतनी सारी पेन सिर्फ यहां मरने के लिए नहीं सही थी। वो सॉर्ड उठाता है और वही गोल्डन ऑरा ब्लेड के अंदर फ्लो होने लगती है। किसी वजह से मिनोटॉर बस उसे घूरता रहता है। प्रोटैगनिस्ट भी उसे घूर कर देखता है और मॉन्स्टर को रेडी रहने की वार्निंग देता है। वो बिना फाइट किए हार मानने वाला नहीं है। तभी उसका एसएस रैंक सॉर्ड टैलेंट एक्टिवेट होता है। अब डैनक और मिनोटॉर आमने सामने खड़े थे। वुंडेड नैम्बियन बड़बड़ाता है कि उसका एक्स भी उस मॉन्स्टर को हर्ट नहीं कर पाया, तो सॉर्ड भी उसे नहीं काट पाएगी। वो यू को रन करने के लिए कहना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। जैसे ही मिनोटॉर उस बेचारे बॉय की तरफ चार्ज करता है, वो आदमी सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकता है। तभी एक स्लैश इतनी तेजी से होता है कि किसी को उसके होने का एहसास तक नहीं होता। बैरियर के बाहर मौजूद सभी लोग जो देखते हैं उससे स्टन रह जाते हैं। स्ट्राइक के बाद डैनक मिनोटॉर के पीछे खड़ा होता है और हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो मिनोटॉर का हॉर्न था जो बिल्कुल साफ कट चुका था। यू सोचता है कि शुरुआत में ये सिर्फ एक गैम्बल था, लेकिन जैसे ही उसने सॉर्ड पकड़ी उसे महसूस हो गया था वो सच में इस मॉन्स्टर को हरा सकता था। जहां से हॉर्न कटा था वहां से ब्लड बहने लगता है। सॉर्ड को पहली बार हाथ में पकड़ने के बावजूद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये उसके अपने बॉडी का हिस्सा हो। ब्लेड को देखकर मुस्कुराते हुए यू समझ जाता है कि यही उसका एसएस रैंक टैलेंट है। अपने टूटे हुए हॉर्न पर फ्यूरियस होकर मॉन्स्टर घूमता है और फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और सीधे यू की तरफ चार्ज करता है। मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखकर डैनक अपनी जगह से नहीं हिलता। मिनोटॉर करीब आता है और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अटैक खत्म होने के बाद क्रीचर को पता चलता है कि उसका टारगेट गायब है और उसे फिर से कट लग चुका है। यू एक बार फिर उसके पीछे पहुंच चुका था और सॉर्ड से स्ट्राइक करता है। मैंगुट को यकीन नहीं होता कि बॉय ने इतनी तेजी से 6 स्लैशेस कर दिए। यू का स्टैंस देखकर उसे लगता है कि ये लड़का शुरू से ही सॉर्ड्समैन रहा होगा, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये सच नहीं है, बस ऐसा महसूस हो रहा था। यू लगातार बीस्ट का सामना करता रहता है, लेकिन उसे कुछ परेशान कर रहा था। उसके स्लैशेस बहुत शैलो गए और इससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मिनोटॉर इस तरह लगातार पुश किए जाने का आदी नहीं था और अब पूरी तरह वाइल्ड हो जाता है। ये देखकर कि कट्स का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा, वही स्नब-नोज्ड आदमी जिसने ये सिचुएशन पैदा की थी डिस्पेयर में चला जाता है। मी कहता है कि यू के अटैक्स ईस्ट के बेस्ट सॉर्ड्समैन के लेवल के हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये कहते हुए उसकी नजर यू की सॉर्ड पर पड़ती है। यू भी समझ जाता है कि सिर्फ कुछ क्लैशेस के बाद ही वेपन लगभग पूरी तरह वॉर्न आउट हो चुका है। इस रेट पर यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए उसे बीस्ट की वीक स्पॉट पर हिट करना होगा। अब बिना हेजिटेशन के वो फिर से चार्ज करता है। मॉन्स्टर उसे आते हुए देखता है और काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो एक पंच मारता है, लेकिन यू उसके पास से स्लिप होकर निकल जाता है। ओपनिंग का फायदा उठाकर वो अपना बॉडी ट्विस्ट करता है और मिनोटॉर की आर्म कर किक मारता है। शॉकिंगली मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं हिलता। बीस्ट को स्वॉर्ड अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका ध्यान ब्लेड पर होने की वजह से वो नीचे से आने वाले अटैक को मिस कर देता है, जो ठीक उसकी चिन के नीचे लगता है। यू इसके बाद मॉन्स्टर के जॉ पर एक हार्ड किक मारता है। जैसे ही अटैक काम करता है, वो हवा में ही अपनी स्वॉर्ड पीछे खींच लेता है। यू समझता है कि उसने बीस्ट को उसी मोमेंट पर कैच किया जब वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो हवा में ही था और उसे रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं था। मिनोटॉर पहले ही काउंटर कर रहा था। मॉन्स्टर दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उस जगह जमीन पर जोरदार वार करता है जहां यू गिरने वाला था। यू किसी तरह बच निकलता है और लैंडिंग के बाद खुद को स्टडी करने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी वेपन को देखता है और पाता है कि वो पूरी तरह वॉर्न आउट हो चुकी है। डैमियाक कहता है कि स्वॉर्ड अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और उसकी मार्शल आर्ट्स भी काम नहीं करेगी, इसीलिए अगला हिट ही आखिरी होना चाहिए। यू खुद से कहता है कि कम से कम उसे एक ओपनिंग मिल चुकी है और शायद वही काफी हो। तभी मिनोटॉर कुछ करने लगता है। जैसे ही यू समझता है कि वो क्या कर रहा है, उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। यही वो ओपनिंग थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। मॉन्स्टर फिर से अपना लाइटनिंग अटैक चार्ज करने लगता है। ये देखकर निंगोंग हॉरर में चला जाता है, क्योंकि ये वही मूव था जो पहले इस्तेमाल हुआ था। यू पीछे नहीं हटता। यू अपनी जगह खड़ा रहता है और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है। गिल्डियर को यकीन नहीं होता कि यू उस अटैक का हेड ऑन सामना करने वाला है। तभी मिनोटॉर और डैमियाक की ऑराज आपस में टकराती हैं और पूरा स्थान ब्लाइंडिंग लाइट से भर जाता है। वापस खड़े होने के बाद मैम्बो सोचता है कि उसे किसी तरह मदद करनी होगी और उसे यू की वो बात याद आती है कि वो बिना देखे भी फाइट कर सकता है। एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। वो जमीन पर पड़े उस चपटे नाक वाले आदमी की तरफ मुड़ता है और कहता है उसकी रोब में जो चीज है वही उस ब्लॉन्ड बॉय के चमकने का आखिरी मौका है। इसी बीच हाथ में स्वॉर्ड लिए यू सही मोमेंट का इंतजार करता रहता है। वो मॉन्स्टर को घूरता है और जानता है कि यह उसका आखिरी मौका है, इसलिए इस अटैक का सही होना बहुत जरूरी है। इसे खत्म करने के लिए उसे बस उसके वाइटल पॉइंट पर एक क्लीन हिट लगानी है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर दोनों मूव करते हैं। मिनोटॉर अपना लाइटिंग अटैक फायर करने के लिए तैयार होता है और डैमी सीधा उसकी तरफ जंप करता है। वो लाइटनिंग को डॉज करते हुए मॉन्स्टर के साइड तक पहुंच जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक रिलीज करने वाला होता है, यू उसकी रेंज में आ जाता है और स्ट्राइक करता है। अपने
पूरे बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए वो अटैक को बीस्ट के अंदर घुसा देता है और उसकी चेस्ट पर गहरा कट लगा देता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं होता। उसी पल यू की स्वॉर्ड टूट जाती है। मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है और यू के पास भागने की कोई जगह नहीं होती। यू वहीं फ्रीज हो जाता है। वो टूटी हुई स्वॉर्ड के बचे हुए हिस्से को नीचे गिरा देता है और सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। मिनटॉर आखिरकार अपना चार्ज पूरा करता है और अटैक अनलीश करने वाला होता है। लेकिन अचानक एक और स्वॉर्ड सीधे डैनक के हाथ में गिरती है। उस एक चांस को पकड़ते हुए वो यंग मैन कहता है, द मिनटॉर इज फिनिश्ड। जो चपटे नाक वाला आदमी पहले एमसी से नाराज था, अब वही रुकी को मॉन्स्टर को मारने के लिए चिल्लाता है। यू स्वॉर्ड को मॉन्स्टर के स्टमक में घुसा देता है। बाहर पोर्टल के पास एक बड़ी क्राउड जमा है और न्यूज क्रूज भी पूरी घटना को कवर कर रहे हैं। तभी लोगों में से एक की नजर डंजन से बाहर आते सर्वाइवर्स पर पड़ती है। यू नामबैंग को सहारा देकर चल रहा होता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वे लगभग बाहर पहुंच चुके हैं। तभी बॉय क्यूरियस होकर पूछता है कि बॉस को कैसे पता था कि वो पीछे से फेंकी गई स्वॉर्ड को कैच कर लेगा। नामबैंग कहता है कि उसे पक्का नहीं पता था। उसे बस यू की वो बात याद थी कि वो बिना देखे फाइट कर सकता है और उसने बस चांस लिया। यू मुस्कुराता है और सोचता है कि वे उस बूढ़े आदमी की वजह से बचे। लेकिन नामबैंग तुरंत इस बात को गलत साबित कर देता है। बाकी गिल्ड मेंबर्स भी अग्री करते हैं कि सबको बचाने वाला यू ही था। गिल्ड लीडर उसकी पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और कहता है कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उस डंजन में टॉप कंट्रीब्यूटर होने के नाते अब उसे अपना स्टेटमेंट देना होगा। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब।